नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ नए वीडियो नई बातचीत को लेके। दोस्तों, ये तो आपको मालूम ही है कि विश्व का परिदृश्य बहुत तेजी से बदल रहा है और जब से अमेरिका के ट्रंप साहब आए हैं राष्ट्रपति बनकर के, तब से पूरे विश्व को जो धमकाने का काम वो एक तरीके से कर रहे हैं, उसके खिलाफ भी अब बातचीत होने लगी है, लोग खड़े होने लगे हैं। दोस्तों, पूरी बातचीत करें उसके पहले मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और मैसेज करें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। आप जो सब्सक्राइब करेंगे तो हमें उसका हमें और उत्साह मिलेगा काम और अच्छे से काम करने का और शोधपरक काम करने का। तो दोस्तों, कल जेलेंस्की साहब जब परसों वहाँ अमेरिका से धक्के खा करके और फिर लंदन आए तो लंदन में उनका बहुत अच्छा स्वागत हुआ। रेकी स्टारमर जो ब्रिटेन की राष्ट्रपति हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से वेलकम किया, उनका बातचीत की और उन्हें 2.5 या 2.7 ऐसा कुछ है, उनको सहायता भी, पाउंड्स की सहायता भी दी। उसके बाद यूरोपियन यूनियन के देशों की एक खास मीटिंग, महत्वपूर्ण मीटिंग बुलाई, इमरजेंसी मीटिंग थी वो। उसमें 24 लोगों ने उसमें भाग लिया, वर्चुअली इंग्लैंड आकर के, मतलब लंदन में बैठ कर के 24 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने वहाँ पर भाग लिया और बाकी लोग जो है वर्चुअल जुड़े, 5-6 लोग या 10 लोग जो भी हैं उससे वर्चुअल उस मीटिंग से जुड़े और एक बहुत ही बड़ा उन्होंने फैसला भी किया। अब सवाल ये है कि जिनकी सुरक्षा, मतलब यूरोप के जो देश हैं, यूरोप कोई एक देश तो है नहीं, अलग अलग देश हैं, काफ़ी यूरोपियन संघ है, और उसकी सुरक्षा की गारंटी भी अमेरिका के पास है। मतलब अमेरिका के बहुत सारे देशों में उस अमेरिका की आर्मी पड़ी है, उसके हथियार पड़े हैं, उसके एरोप्लेन्स पड़े हैं, और इस तरह से उसने यूरोप की सुरक्षा के लिए की गारंटी ले रखी है। तो जिनकी गारंटी अमेरिका ने ले रखी है सुरक्षा की, वो लोग मिलकर के यूक्रेन को कह रहे हैं कि तू चिंता मत कर, हम तेरे पीछे खड़े हैं और हम तेरे को सहयोग करेंगे। ये बात तो ठीक है कि वो सहयोग करेंगे और अभी तक भी कर रहे हैं, लेकिन क्या सवाल ये है कि क्या उनके सहयोग से रूस को हरा पाएंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारे कंट्री 40-45 जो भी हैं, 30 और 20 कुल मिला के, लेकिन दोनों में कॉमन भी हैं, तो 40 मान लो, 44 मान लो, जो भी है, लेकिन ये सारे मिलकर के भी क्या रूस को रोक पाएंगे यूक्रेन पर कब्जा करने से, या उसको? और फिर अगर इसके अंदर रूस और अमेरिका, जिनकी अभी संधि चल रही है, जिन्होंने एक दूसरे को बहुत अच्छे ऑफर दिए हैं, और यूक्रेन की जो रेयर मिनरल्स हैं, उनकी जो बंदरबाट का जो एक प्लान ट्रंप ने बनाया, अमेरिका के राष्ट्रपति ने, उसे रूस ने और आगे बढ़ा दिया। उसने कहा ये तो है ही है रेयर मटेरियल,
हमारे यहाँ पे भी जो है खनिज है, उसमें अमेरिकन इन्वेस्ट करे और हमारे यहाँ से। तो ये सारी चीज़ें जो है, तो फिर ये अगर दोनों के बीच में जो सऊदी अरबिया में बात होने वाली है, अगर उसमें तय हो जाता है, तो क्या ये दोनों मिलकर के फिर यूक्रेन पर कब्जा करेंगे और यूरोपियन यूनियन क्या इनके सामने लड़ेगा? बहुत सवाल है। इसी तरह से चीन का क्या होगा? चीन तो इस में शामिल नहीं है, उसने तो मना कर दिया कि मैं इस लफड़े में नहीं पड़ता, इस रेयर मटेरियल के, क्योंकि चीन को भी रशिया ने ऑफर दिया था कि आप हमारे यहाँ आइए और इन्वेस्ट करिए और जो ये रेयर मटेरियल हमारे यहाँ जो है उसको निकालिए। तो चीन ने मना कर दिया। तो अब चीन क्या इससे चीन क्या पुतिन से और अमेरिका से लड़ेगा? और अगर लड़ेगा तो क्या स्थिति बनेगी? फिर चीन तो ऐसा होशियार आदमी है, वो तो ऐसे बीच में पड़ने वाले नहीं है। पर ताइवान का क्या होगा? ताइवान पे जो वो अपना कब्जा जमा रहे हैं लगातार, उसके ऊपर जो दबाव बनाया जा रहा है, और ट्रंप उसके खिलाफ है। अभी तक रूस चीन के साथ था। अब ट्रंप और पुतिन की दोस्ती हो जाने के बाद क्या रूस चाइना को मदद करेगा? इसी तरह से ईरान का क्या होगा? ईरान पर अमेरिका सैंक्शंस लगा रहा है और लगातार उसको दबाव में ले रहा है इजराइल के साथ। तो रूस अभी तक उसको मदद कर रहा था, रूस, चीन, उत्तरी कोरिया, ये सारे लोग। और अभी भी मतलब जैसे रूस लड़ रहा है तो उसको ईरान मदद कर रहा है, उत्तरी कोरिया मदद कर रहा है, चीन मदद कर रहा है। तो अब अगर अमेरिका रूस से समझौता कर लेता है और दोनों की बातचीत हो जाती है, तय हो जाता है लड़ना, तो फिर मतलब क्या यूक्रेन तब भी क्या ईरान तब भी रूस को समर्थन करता रहेगा, या अमेरिका फिर ईरान पे हमला करेगा या नहीं करेगा, या उससे झगड़ा होगा या नहीं होगा, या सऊदी अरबिया का क्या होगा? मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स है पूरा खेल। बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है इस समय कि आगे वर्ल्ड वर्ल्ड ऑर्डर कैसे बनने वाला है, और उसमें फिलिस्तीनी का क्या होगा, लेबनान का क्या होगा, और दूसरे जो अरब कंट्रीज हैं उनका, क्योंकि वो भी अमेरिका और इसी पर डिपेंडेंट हैं। और अमेरिका अगर रूस के साथ समझौता कर लेता है तो क्या उसकी वो फिर अरब में भी, वैसे तो उसने तेलों पे और तेल के कुओं पे कब्जा कर ही रखा है क्रूड ऑयल निकालने के लिए, लेकिन फिर स्थितियां और बदल जाएगी। इस तरह से मतलब ये पूरा बहुत ही गहरे संकट में खड़ा हो गया है सारे लोगों के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ भी और दूसरे देशों के साथ भी, चीन के साथ भी और ईरान के साथ भी, और अरब वर्ल्ड गल्फ कंट्रीज के साथ भी और अरब कंट्रीज के साथ। अब ऐसे में क्या एक संभावना ये भी है कि क्या विश्व युद्ध होने वाला है, क्योंकि अगर यूरोपियन देश उसकी सहयोग करेंगे यूक्रेन को, तो उनकी सेनाएं भेजेंगे तो मतलब सीधा युद्ध हो गया। तो ये कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ट्रंप साहब क्या करना चाहते हैं। मतलब ये सारी जो परिस्थितियां हैं वो ट्रंप के आने के बाद पैदा हुई। हालांकि लड़ाई तो पहले से ही चल रही थी, लेकिन ट्रंप साहब ने आकर के उसमें इस तरह के डिसीजन लेना शुरू किया कि वो लड़ाई जो है कम होने के बजाय, बंद होने के बजाय और फैल गई और बढ़ने के चांसेस और बढ़ गए। वर्ल्ड तीसरा विश्व युद्ध बनने के आसार लगने लगे हैं। तो तीसरा अगर विश्व युद्ध होता है तो क्या एटॉमिक पावर यूज़ होगी? ये भी एक बड़ा सवाल है इसमें। तो सवाल ही सवाल है, मतलब कोई अंत नहीं है सवालों का, और कोई इनका जवाब भी नहीं है इस समय, तो नहीं है एटलीस्ट। अब इधर इन्होंने जो कल यूरोपियन यूनियन की मीटिंग हुई है, उसमें जो मैंने बताया आपको कि 24 देश शामिल हुए थे, और कुछ लोग जो है
वर्चुअल शामिल हुए, उन सब लोगों ने एक बात तो ये तय की कि हमको हमारी रक्षा खुद ही करनी पड़ेगी और हम खुद करेंगे। इसके लिए हमें जो इंग्लैंड के जो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, यार इनका नाम ही याद नहीं रहता, स्टारमर, किर स्टारमर, इन्होंने ये कहा कि भाई हमको अपने रक्षा बजट को बढ़ाना पड़ेगा और इस बात को सारे ही देशों ने स्वीकार किया है। यूरोपियन यूनियन ने ये स्वीकार किया कि हाँ ये बात ठीक है, हमें रक्षा बजट बढ़ाना पड़ेगा, हमें सेनाएं बढ़ानी पड़ेगी, हमें हथियारों की जो वो है ज़रूरत उनको खरीदने पड़ेंगे। तो और एक फैसला ये भी हुआ आम सहमति से कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ ने रूस के जो रूस का काफ़ी पैसा जो है जब्त कर रखा है, उसमें से 40,000 करोड़ रुपए की मदद यूक्रेन को दी जाएगी। ये आम सहमति से फैसला हुआ है और आगे भी यूक्रेन को और मदद करते रहने की पेशकश की है। लेकिन ये मतलब मजे की बात यह है कि ये सब बेचारे यूक्रेन को बचाने के लिए कर रहे हैं। वास्तविकता ये है कि यूरोप ने खुद को बचाने के लिए कर रहा है। अगर यूक्रेन को नहीं बचाया तो यूरोप भी नहीं बच सकता है। रूस जो है फिर यूरोप के देशों पर भी कब्जा करेगा और आसपास के जो बाल्टिक देश हैं वो और ये स्वीडन, फिनलैंड, हंगरी, तो ये जो भी देश हैं ये उनके ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा खतरा अभी मंडरा रहा है। तो वो वास्तव में यूक्रेन को मदद करके अपनी रक्षा कर रहे हैं, जबकि अमेरिका के साथ ऐसा नहीं था। अमेरिका को कोई खतरा ही नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा फायदा उसी को था क्योंकि वो हथियार बेच रहा था सब जगह। उसकी इकोनॉमी बहुत अच्छी हो गई हथियार बेचने से, यूक्रेन में और जगह भी। अब वो जो यूक्रेन को सहायता दे रहा था उसके बदले में वो रेयर मटेरियल, अर्थ मटेरियल चाहता है, खनिज चाहता है, और उन खनिजों से जो पैसा कमाएगा और लूट करेगा वो एक अलग बात है। तो अब क्या सिर्फ सारी नीति जो है पैसा कमाने की ही रह गई है क्या? ये भी एक बड़ा सवाल है। और इन सब में यूएनओ का है। और इन्होंने मतलब यूरोपियन देशों ने यह भी तय किया कि हम एक नया शांति प्रस्ताव तैयार करेंगे। शांति होनी चाहिए, ये तो सब मानते हैं और यूक्रेन भी मानता है कि शांति होनी चाहिए, लेकिन हमें सुरक्षा की गारंटी भी चाहिए। इसके ऊपर यूरोप के लोगों ने, यूरोप के नेताओं ने ये कहा कि भाई हम एक नया प्रस्ताव पास बनाते हैं, शांति प्रस्ताव, और उसको फिर ट्रंप को भी भेजेंगे वो। और हम चाहते हैं कि ट्रंप मतलब अमेरिका जो है हमारे साथ रहे और इसमें इस शांति प्रस्ताव को माने और रूस से भी मनवाए। तो ये सारी बातें यूरोप के जो देश हैं वो ये तो चाहते हैं कि अमेरिका हमारे मतलब इस शांति प्रस्ताव में साथ रहे। अच्छा, इस मीटिंग में लोग जो जुड़े थे वो एक तो ये साहब थे अपने ईयू के अध्यक्षा वर्सुला वैन डेर, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और स्पेन के चांसलर सुजरहे, ये लोग तो शामिल रहे वहाँ पर। ये जो मुख्य मतलब देश हैं, खास बड़े देश हैं या ताकतवर देश हैं, वो तो यहाँ उस मीटिंग में रहे और बाकी भी काफ़ी लोग थे और लोगों ने भी जुड़ा। अब
उन्होंने मतलब यूक्रेन के बहाने, मतलब जैसे हनुमान जी को ताकत का एहसास कराना पड़ता ना था ना, कि उनको याद दिलानी पड़ती थी तुम इतने ताकतवर हो, वैसे यूरोप को यूक्रेन के बहाने ये बात याद आई कि हम भी ताकतवर हैं। ये इस तरह से उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया कि यूरोप को अपनी ताकत का एहसास हुआ। हम यूरोप के 50 करोड़ नागरिक हैं और रूस के 14 करोड़ हैं। फिर उनसे रक्षा के लिए 30 करोड़ अमेरिकन से क्यों हम सुरक्षा की गुहार लगाएं। हम अपनी रक्षा स्वयं करेंगे और इसके लिए जो सेना तैयार करेंगे, जो भी करेंगे। तो ये सारी बात है। अभी फ़िलहाल तो यही है कि पूरा विश्व जो है अचंभित है, भयभीत है और कुछ सूझ नहीं रहा है कि क्या करना है, क्या होना चाहिए इस सारे मामले में। और इकोनॉमी सबकी ध्वस्त हो ही रही है। और अगर अब यूरोप अपने सेना पे पैसा खर्च करेगा तो उसके विकास पे खर्च करना बंद होगा, कम होगा। तो ये सारी बातें हैं, इनके ऊपर हमको विचार करना चाहिए, लोगों को सोचना चाहिए। और इस पे आप कमेंट कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक करके फॉरवर्ड कर सकते हैं और सोशल ग्रुप में डाल सकते हैं और कुछ सुझाव भी दे सकते हैं। नया कोई विषय आप अगर चाहते हैं कि जिस पर हम बात करें तो वो भी हम कोशिश कर सकते हैं कि उसकी तथ्यात्मक एक वीडियो इस पे बनाएं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। जय